फोर्स एटसेट्रा। तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें लिखना है तो इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है? कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे हम लिखते कैसे हैं? इस तरीके से। ठीक है, बना लीजिए। इसको एनालाइज करने के दो तरीके होते हैं बेटे। पार्ट वन हमारे पास है पोलर फॉर्म एंड पार्ट टू हमारे पास है रेक्टेंगुलर फॉर्म। पार्ट वन हमारे पास कौन सा फॉर्म है? पोलर। और पार्ट टू क्या है हमारे पास? रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो कुछ केसेस में हम पोलर फॉर्म पढ़ेंगे और कुछ केसेस में हम रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ेंगे। पूरी बात समझ आए? तो रेक्टेंगुलर का ही नाम होता है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, रेक्टेंगुलर का ही दूसरा नाम क्या है? कार्टेशियन। बात समझ। तो जब हम पोलर फॉर्म को पढ़ेंगे तो यहां पे किसी वेक्टर को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। पोलर फॉर्म को वो वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो ये जो लिखा है मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज द फाई। और ये फाई क्या है बेटे? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये जो फाई है ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। और डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती है। तो इसकी एनालिसिस हम सबसे पहले करेंगे पोलर फॉर्म की, फिर हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर की। आज के लेक्चर में हम बात सिर्फ किसकी करेंगे? पोलर की। अलग अलग तरीके से हम इसी की बात करेंगे। तो पोलर फॉर्म एनालिसिस क्या है? तो अगर हमने कहा पोलर फॉर्म एनालिसिस हमें पढ़ना है तो पोलर फॉर्म एनालिसिस के लिए हमें जो चीजें करनी है और किस तरीके से करनी है, इसमें क्या कहेंगे? कंसीडर अ वेक्टर ए जिसकी वैल्यू कितनी है बेटे? मॉड ए एंगल फाइव। जिसकी वैल्यू कितनी है? मॉड ए एंगल फाइव। और अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे किसी ग्राफ पे तो ग्राफ पे हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ती है? आइडेंटिकल एक्सिस बनानी पड़ेंगी। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। और दूसरा कौन सा है? एक्स का नाम दूसरे वर्ड में होता है रियल एक्सिस और इसी का नाम होता है बेटे इमेजिनरी एक्सिस। और इस बीच में जो भी चीजें आएंगी सारी की सारी क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ, ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ रियलिटी और कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनेशन में जो भी चीजें आएंगी सब कुछ क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं समझे बात? जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एट द डे ऑफ 6 जून यू विल जस्ट बी अपीयर ऑन द एडवांस। तो जब जून में आप अपीयर होंगे तो जून में अपीयर होने के बाद जब 10 दिन में आपका एडवांस का रिजल्ट आएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन है AIR 1। ठीक है, और IIT बेइज्जती कैसे करता है? कैसे बेइज्जती करता है IIT? लिखा रहता है यू आर नॉट क्वालिफाइड। मुंह पे बेइज्जती करेगा, तुम्हारा नंबर भी तुम्हें नहीं दिखाएगा। वो पूरा बेइज्जती जबरदस्त करता है। वो नीट की तरह वहां धांधली नहीं होती, क्योंकि सारे चोर इसी में बैठे नीट में। IIT में चोर नहीं बैठते। IIT बड़ा स्पेसिफाइड एग्जाम कराता है हमेशा से, वो आज से नहीं।
हम लोग दिया करते थे, तब से वो इसका बहुत स्पेसिफाइड, उसका पेपर कभी लीक नहीं हुआ। नीट हर 2 साल में लीक कर जाता है, बात समझना ध्यान से। तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब समझिएगा। हमने करा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी की कहानी में हमने वेक्टर की एनालिसिस करने की कोशिश करी, और जब हमने वेक्टर को देखा तो वेक्टर में ये जो मॉड है, मॉड ए, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये मॉड ए है हमारे पास, और ये इसकी क्या है बेटे, डायरेक्शन। ये इसकी क्या है, डायरेक्शन। पूरी बात क्लियर है। हम कहेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसका एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट होगा, और एक कंपोनेंट कौन सा है बेटे, वाई कंपोनेंट है। दूसरा कौन सा है, वाई कंपोनेंट। अगर हम इसको देखेंगे तो कंपोनेंट रिजोल्यूशन में एक्स बराबर कितना आएगा, मॉड ए कॉस फाई, एंड वाई बराबर कितना आएगा, मॉड ए साइन फाई। ये बात क्लियर है। ये कौन सा कंपोनेंट है, ये रियल वैल्यू है, एंड दिस इज नोन एज इमेजिनेशन। ये कौन सी वैल्यू है, इमेजिनेशन या इमेजिनरी वैल्यू। क्लियर है बात। सो ये प्रोसेस है कंपोनेंट रेजोल्यूशन का, बस हो जाए। अगर आपसे कोई कहे एक कार है जो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, इसका मतलब ये डायरेक्शन ये हुई 45 डिग्री पे। नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है तो 135 डिग्री, साउथ वेस्ट में जा रहा है तो 225 डिग्री, एंड दिस। ऐसे आप बनाते चले जाओ। पूरी बात समझ आई। अब कंडीशन क्या है, हमें इस वेक्टर की एनालिसिस करनी है, इस वेक्टर की एनालिसिस हमें करनी है। तो अभी हमने क्या करा, एक सिंगल वेक्टर लिया, वेक्टर ए, जिसमें हमने क्या कहा, मॉड ए एंगल फाई। अगर हमने कहा ये फाई जो है लगातार मॉड ए की पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, किसके किसके बीच में, एक बारी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेता है और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेता है। पहली बार किसमें था, क्लॉकवाइज, और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करी तो हमारे पास क्या है, ये एक सर्कल है, ये उसी का दूसरा पार्ट। ये देखिएगा आप लोग, यहां पे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। जैसे ही आप इस जगह से आगे मूव करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे जो एंगल आएगा वो आएगा नेगेटिव। कैसा आएगा, लेकिन आप यहां से 0 डिग्री से अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया तो ये एंगल कैसा आ रहा है बेटे, पॉजिटिव। यहां पे जो एंगल है वो कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर है बात। ये नेगेटिव डायरेक्शन और ये, क्लियर है पूरी बात। जब तक आपने ये मोमेंट की डायरेक्शन अपॉइंट करी हुई है, ये सारे जो एंगल हैं ये सारे के सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव। ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन और ये होगा नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है पूरी बात। तो वेक्टर के लिए सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि डायरेक्शन क्या है। तो अगर आपने डायरेक्शन ले लिया तो एक है बेटे पॉजिटिव डायरेक्शन और एक है यहां पे नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों को एनालाइज करूं प्रॉपर तरीके से कि कैसे इस वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर को एडजस्ट करना हो, तो उसे कहते हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं उसे, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले हमने अलजेब्रा ऑफ वेक्टर की बात करी पोलर फॉर्म में, तो क्या कहेंगे भैया, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर इन पोलर फॉर्म। तो
अलजेब्रा ऑफ वेक्टर इन पोलर फॉर्म में जब हम एनालिसिस करेंगे, सो फर्स्ट फॉर्म जो हमारे पास आएगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये दोनों चीजें हमें डील करनी। पहला कौन सा बेटे? एडिशन, और दूसरा कौन सा है? सब्सट्रैक्शन। तो अगर मैंने एक बात करी आपसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन की, तो यहां पे पहले हमें दो वेक्टर, एटलीस्ट दो वेक्टर लेने पड़ेंगे। तो पहला वेक्टर हमने जो लिया वो है वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर हमने लिया वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू है मॉड ए एंगल 0 डिग्री, फिर बेटे कितना है? मॉड बी एंगल 5 डिग्री। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि दोनों के अपने सर्टेन मैग्नीट्यूड से, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मॉड ए है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कितना है? 0 डिग्री। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मॉड बी है, और इसकी जो डायरेक्शन है डियर वो कितनी है? 5 डिग्री। क्लियर है बात? एक का मैग्नीट्यूड कितना है? मॉड ए, और दूसरे का कितना है? मॉड बी, और इसकी डायरेक्शंस दे रखी है। कहते हैं इन दोनों वेक्टर्स को एक बारी ऐड करो और एक बारी सब्सट्रैक्ट करो। पूरी बात ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे? स्केच प्लॉट करेंगे, कैसे ग्राफ बनेगा। तो जब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है? वाई, और ये हमारे पास कौन सी है? एक्स। एक कौन सी है बेटे? वाई एक्सिस, और दूसरी कौन सी है? एक्स। पूरी बात क्लियर? पहली कौन सी है? ये इसको देखेंगे और फिर इसको देखेंगे। तो एक्स एक्सिस कंपोनेंट की जब हम बात करेंगे, और दूसरी हम किसकी बात करेंगे? वाई एक्सिस कंपोनेंट। पहले किसकी बात करेंगे? एक्स एक्सिस, और दूसरी किसकी बात करेंगे? अब देखेंगे 0 डिग्री का मतलब, 0 डिग्री का जो यहां पे मतलब बन रहा है वो क्या बन रहा है? वेक्टर ए जो है वो कौन सी एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। किस एक्सिस पे? और वेक्टर बी की जो एग्जिस्टेंस है वो किस एक्सिस पे है? बिटवीन द एक्स एंड वाई। ये एंगल कितना है? 5। एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड मॉड बी, और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है मॉड ए। क्या आप इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ सकते हो? डायरेक्ट आप जोड़ नहीं सकते। या तो आप इनके कंपोनेंट रिजॉल्व करिए, क्लियर है बात? या तो आप इनके क्या रिजॉल्व करिए? कंपोनेंट, या आप इनको ऐड करने के लिए एक लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो जब लॉ को फॉलो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे अप्लाई? पूरी ध्यान से मेरी बात सुनिए। पैरेललोग्राम के स्टेटमेंट के हिसाब से पहले इन दोनों वेक्टर की हेल्प से आप क्या करोगे? एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाओगे। क्या बनाओगे? एक कंप्लीट पैरेललोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट द कंप्लीट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर ए को उठा के शिफ्ट करना पड़ेगा यहां पे। वेक्टर ए की जो शिफ्टिंग है हम इस जगह पे करेंगे। तो किस तरीके से होगा? ध्यान से देखिए। ठीक है, हमें डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये पैरेललोग्राम नहीं बनाएगा। तो डियर हुआ क्या? ये क्या हुआ? वेक्टर बी। इन जगहों पे दोनों का क्या है? हेड। और इस जगह पे क्या है? दोनों का टेल। क्लियर है बात? अब हमें क्या करना है? वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को जोड़ना है। वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को जोड़ना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, अगर हम बात करें, सो दिस विल बी द वेक्टर आर। ये हमारे को क्या मिलता है? रिजल्टेंट। क्लियर है बात? अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, तो ये ट्राइंगल O1 2, ये कोई स्पेसिफाइड ट्राइंगल तो है नहीं कि इक्विलेटरल है या राइट एंगल है। तो उसके लिए अब हमें कुछ एजम्पशंस के साथ चलना पड़ेगा।
तो ऐसे केस में हुआ क्या, ऐसे केस में हुआ क्या, हमने एक परपेंडिकुलर दोनों के हेड से एक्स एक्सिस पे खींचा, हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, एंड दिस इज द कॉमन परपेंडिकुलर बिटवीन ट्राइंगल 1 2 3 1 0 1 2 एंड 0 3 2। क्लियर है? दोनों के बीच में एक ऐसा परपेंडिकुलर है, एक कॉमन परपेंडिकुलर। लेकिन ट्राइंगल 1 2 और 3, इन दोनों में ना तो परपेंडिकुलर पता है ना तो हमें बेस पता है। हमें सीधे सीधे पता क्या है, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का एंगल फाई। अगर हम इसे कंपोनेंट रिजोल्यूशन वाले फॉर्मूले से लेके चले, इस वाले फॉर्मूले से, तो क्या होगा इस केस में, ये मॉड बी है तो ये कितना हो जाएगा, मॉड बी साइन फाई, एंड दिस इज मॉड बी कॉस फाई, बिकॉज दिस एंगल इज फाई। पूरी बात समझिएगा, क्लियर है पूरी बात? मॉड आर बराबर मॉड बी कॉस फाई एंड मॉड बी साइन फाई। अब मॉड बी साइन फाई वो परपेंडिकुलर है जो ट्राइंगल वो 0 1 0 2 और 3 तीनों को मिल रहा है। क्लियर है? दिस इज द कॉमन पर समथिंग 1 3 2 और 0 3 2 दोनों में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, कॉमन। तो जब हमने ट्राइंगल की बात करी 0 से लेके 3 तक और 3 से लेके 2 तक, तो 0 से लेके 3 तक क्या है, 0 3 2 में 0 से लेके 3 तक क्या है बेटे, बेस, और ये बेस कितना हुआ, मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस फाई, और परपेंडिकुलर कितना हुआ, मॉड बी। तो अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो यहां पे कितना वैल्यू आ जाएगा, मॉड आर बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस फाई का होल स्क्वायर, दिस इज अ बेस स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पे कितना है, मॉड बी साइन फाई का होल स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है? अगर हमने इसको खोला, इस ब्रैकेट को ओपन किया, तो कितनी वैल्यू आई बेटे, ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस फाई प्लस बेटे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अगर मैं इन दोनों में से देखूं तो इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, बी स्क्वायर। तो हमने बी स्क्वायर कॉमन लिया, हमने जब बी स्क्वायर कॉमन लिया तो बात कितनी आई बन के, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हियर द कॉस स्क्वायर फाई प्लस इट विल बी इक्वल्स टू 1। तो हम इसे इंटू 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिखते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे कितनी वैल्यू आएगी बेटे, यहां पे वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 ए बी कॉस फाई। क्लियर है बात? ये हमारा कितना आ गया बेटे, मॉड आर। ये हमारे पास क्या आ गया, मॉड। सो इस रिजल्टेंट वेक्टर का हमने क्या निकाल लिया, मॉड, या मतलब मैग्नीट्यूड। अभी वेक्टर में हमने आधी इंफॉर्मेशन निकाली है, अब हमें निकालना क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो जब हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन में आएंगे तो हमें चाहिए क्या, दूसरी चीज, डायरेक्शन। हमें क्या चाहिए, और हमने ये डायरेक्शन के लिए एंगल कितना मान लिया, थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड दिस परपेंडिकुलर इज व्हाट, b sin phi, एंड द बेस इज व्हाट, a प्लस। तो अगर मैं इसे लिखूंगा तो यह कितनी वैल्यू आ जाएगी, मॉड b साइन फाई अपॉन में बेटे कितना, मॉड a प्लस मॉड b कॉस फाई लिख सकते हैं। देन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स मॉड b साइन फाई अपॉन मॉड a प्लस मॉड b कॉस फाई।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्लियर है पूरी बात? हमारे को क्या मिल गया? ये उन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे को मैग्नीट्यूड मिलता है, और ये उन दोनों के मैग्नीट्यूड का क्या हमारे पास डायरेक्शन है। क्लियर है पूरी बात? नोट कर लीजिए।